तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इग्नू नॉलेज में। तो आज हम पढ़ेंगे सापेक्ष एकांत क्षेत्र। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सापेक्ष एकांत क्षेत्र मानव के निवास के लिए अपेक्षाकृत अगम्य और भौगोलिक रूप से सहायक क्षेत्र होता है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, भौगोलिक रूप से सहायक क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि अगम्य का मतलब होता है जहाँ जाना दुर्गम हो वो क्षेत्र। तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, पर इन्होंने सहायक होता है लिखा है। कोई नहीं, मिस प्रिंटिंग होगी। उदाहरण के लिए लद्दाख की बर्फीली मरुभूमि। लद्दाख की जो बर्फीली मरुभूमि है, जो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बाकी से पृथक है, इसलिए यहाँ पर छितरी हुई बसावट वाले हैं। इसलिए यहाँ जो घर हैं वो है छितरी बसावट वाले हैं, इनके छितर बितर हो रखे हैं। जैसे कुछ घर इधर हैं, कुछ घर जैसे इधर हैं, कुछ घर इधर हैं, कुछ घर इधर हैं, ऐसे। देश का उत्तर का भाग पर्वतीय और पर्वतमय है और अनेक सापेक्ष एकांत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे उत्तरी वृत्तखंड का क्षेत्र। यह क्षेत्र बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान का सीमांत क्षेत्र। यहाँ असंगठित जनजातियाँ रहती है जो इस्लाम को मानते हैं। अभी हम इसमें सबसे पहले देखते हैं उत्तरी वृत्तखंड को, जहाँ पे बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके आते हैं। इसमें जो है यहाँ की जो जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है, और इन्हीं में हम गिलगिट और जम्मू कश्मीर के आसपास के भाग भी देखते हैं, जिनका अपूर्व सांस्कृतिक प्रचलन एवं विरासत है, जो समतल के हिंदुओं से मिलती जुलती है। गिलगिट और जम्मू कश्मीर के आसपास का भाग जो है वो समतल हिंदुओं से मिलता जुलता है। हिमालय के आसपास का समतल भाग जो नेपाल, भूटान और सिक्किम की सीमा तक फैला हुआ है, वह जगह जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है। यह दोहरी संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है, जो कि तिब्बत के बौद्ध धर्म को हिंदुत्व जो समतल से प्रसारित हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पूर्व का पहाड़ी और जंगली भाग। यह बर्मा और भारत के बीच का भाग है। इस भाग में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिस पर दक्षिण पूर्व का प्रभाव दिखता है। उत्तर पूर्व का पहाड़ी और जंगली भाग है, जिसमें ये बर्मा और भारत के बीच स्थित है। इस भाग में अनेक जनजातियां रहती है, जिस पर दक्षिण पूर्व का प्रभाव दिखता है। राजपूताना मारवाड़ उत्तर पश्चिम भारत का एकांत भाग है। 10वीं सदी में यहाँ राजपूत और शरणार्थी रहते थे। राजपूताना एक मारवाड़ एक इलाका है, जहाँ पे 10वीं सदी पे राजपूत और शरणार्थी आके रहा करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए ये यहाँ ही बस गए थे। ये जो है मुस्लिम आक्रमणकारी से बचने के लिए आए थे, पर फिर ये बाद में यहीं बस गए थे, जिन्होंने अपनी संस्कृति को इस क्षेत्र में छूट-फूट जनजातियों पर स्थापित कर लिया। जिन्होंने जो है अपनी संस्कृति को यहाँ पे रहने वाली जनजातियाँ थी वो उन पे स्थापित कर लिया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय भारत में 2 एकांत क्षेत्र हैं। वो है एक भाग विंध्य पहाड़ के साथ साथ पूर्वी गुजरात नर्मदा नदी, पूर्वी बनारस का क्षेत्र, जहाँ से कैमूर पहाड़ दिखता है। यहाँ पे केंद्रीय में अभी हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, जैसे विंध्य में हो गए, इसके साथ साथ गुजरात नर्मदा नदी और पूर्वी बनारस के क्षेत्र में कैमूर पहाड़ दिखता है। बी, यह विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिण पूर्व बिहार के क्षेत्र का पहाड़ी प्रदेश है। भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना। भारतीय सभ्यता की सामाजिक संरचना और संस्कृति इसके अतीत से अत्यधिक प्रभावित है। भारतीय सभ्यता का इतिहास बताता है कि धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ने इसकी सामाजिक संरचना और संस्कृति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पौराणिक, धार्मिक अतीत और प्रत्यक्ष राजनीतिक अतीत, आर्थिक व्यवस्था पर दृढ़ता से आधारित है, जो अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक इकाइयों के बीच आपसी गठजोड़ और मतभेद उपनिवेश पूर्व के भारत में थे। जो उपनिवेश से पूर्व भारत में जो मतभेद थे उनको समझाने में सहायक साबित होता है। पौराणिक और धार्मिक अतीत राजनीतिक और पौराणिक से बंधा हुआ है। जैसा कि पवित्र राजपद द्वारा अक्सर
वर्तमान राजनीतिक वर्गीकृत और संबंधों को उचित सिद्ध करने का आह्वान किया जाता है। अनेक आक्रमण, प्रवासन और छिद्रित और स्वीकार्य धर्म ने भारतीय जनसंख्या में विभिन्नता को जोड़ा है, इसको आवश्यक रूप से अनेकवादी तत्व दिया है, जबकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत को एकलवाद तत्व इकाई राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। संरचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय सभ्यता उच्च स्तर पर विभाजित और स्तंभे बताई गई है। हिंदुत्व सैद्धांतिक धर्म नहीं है, बल्कि इससे अधिक जीवन के एक तरीका है। उपमहाद्वीप ने धर्मों को फलने फूलने का अवसर दिया है, जैसे कि बौद्ध, जैन और सिख, और बाहरी धर्म जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म को स्वीकार किया है। इस तरह भारत को धार्मिक अतीत ने उच्च स्तरीय भेदभाव को विभिन्न तत्वों को आत्मसात किया है। भारत की बृहद परंपरा ने सामाजिक क्रम के सभी वर्गों में वर्ण, क्रम और जाति प्रजाति सभी व्यापक व्यवस्थाएं, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को ऐसा करने का अवसर दिया है जैसे आने वाले धर्म इस्लाम और ईसाइयों को भी आदत में स्वीकार किया है। यदि विचारधारा से स्वीकार नहीं किया है, आज की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अतीत से महत्वपूर्ण रूप से ली गई है, जैसे जाति पद्धति का वर्ण निकलना और क्षेत्रीय जातियों की शक्तिशाली गतिशीलता में अहम भूमिका निभाना और सामाजिक तंत्र व समूहों का निर्माण करना आदि। वर्तमान भारत में लोगों की पहचान उनकी जाति और वर्ण से होती थी और इसको कुछ काल्पनिक और पारंपरिक अतीत के संदर्भ में वैधता दी जाती है। जो पुराने समय में है, लोगों की पहचान जाति और वर्ण से होती थी, क्योंकि उस टाइम पे जाति और वर्ण के आधार पर लोगों से जो है भेदभाव किया जाता था। तो ये है इसमें धार्मिक अतीत के संबंध में नातेदारी समूह। नातेदारी संबंध में हम मेनली दो प्रकार के नातेदार देख सकते हैं। एक तो रक्त संबंधी नातेदार होते हैं और एक विवाह संबंधी नातेदार होते हैं। रक्त संबंधी नातेदार में हमको वो देखने को मिलता है, जैसे कि हो गए हमारे चाचा, या फिर जैसे कि ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जो परिवार के लोग होते हैं उनको हम मान सकते हैं। और जो विवाह संबंधी में होते हैं उसमें जैसे कि चाची आती है, मामी आती है, यही सब। तो धार्मिक अतीत के संबंध, अलग नातेदारी समूह और विशेष पूर्वज से पहचान का भी एक निर्णायक साधन है। इस तरह हिंदू मृत के संस्कार के लिए गया या हरिद्वार जाते हैं, जहाँ पर पंडित लोग अपने यजमान के वंशिक इतिहास का लेखा जोखा के लिए किताब बनाकर रखते हैं। वर्ण और जाति नातेदारी व्यवस्था से खुद को ऊपर उठाकर जाति सगोत्र विवाह के नियम समाज संसार पर राज करते हैं। यहाँ उनकी पीढ़ी या खून की शत्रुता का विचार भी है, जो नातेदारी का योग है, और उन समाजों में इसका प्रचलन होता है जहाँ पर नातेदारी अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह हम लोग घरेलू और वंश के नज़दीक आते हैं, जिसके सदस्य विवाह संबंध या एक दूसरे के साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि पहले की पीढ़ी में उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ। नातेदारी और जाति व्यवस्था का प्रभाव, जो कि विस्तारित संबंधी समूह के रूप में सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाता है, लोगों को उन समूहों तक सीमित करता है जो वर्तमान की अपेक्षा अतीत से पहचाने जाते हैं। फिर भी वर्षों से भूतकाल की यह विचारधारा बदल रही है, खासकर 19वीं सदी के अंत में, जब हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में और इसके जनसंख्या को एक इकाई के रूप में बताना शुरू किया। भारत को अब एक खंड और टुकड़ा नहीं माना जाता, अनेक क्षेत्रों और राज्यों में बटा हुआ इसकी जनसंख्या अनेक धर्म सामाजिक पहचान में बटी हुई थी। 1947 में अंग्रेज़ों ने इसके स्वतंत्र होने के बाद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था। प्रगट हिंदुओं प्रतीकों को अनदेखा किया गया। राष्ट्र चिन्ह बनाने में सभी धर्मों का मिश्रण द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, ताकि सभी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बनाए जा सकें।
भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों का समान आदर है और ना कि पश्चिमी राष्ट्रों की तरह किसी भी धर्म को जो है ऊंचा नहीं माना गया है। इस तरह यहाँ के झंडे में बौद्ध धर्म के नियम का पहिया है। इस तरह यहाँ के झंडे में जो है बौद्ध धर्म के नियम का पहिया है। राष्ट्रीय चिन्ह शेर से बना हुआ है और बौद्ध के राजा अशोक के स्तंभ से लिया गया है और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में लिया गया, जिसका मतलब भारत के लोगों और क्षेत्र हैं। स्पष्ट रूप से अंतर्निहित विभिन्नता के बावजूद भी इसकी एकता को बढ़ाता है। संक्षेप के में राष्ट्रवादी नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि आवश्यक रूप से भारत अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करे। एकता और अनेकता का सिद्धांत दर्शाता है कि भारत विदेशियों को अपने में मिलने की क्षमता रखता है और इसे पुनः आकार देने का काम करने में सक्षम है। भारत की सभ्यता लंबे समय के प्रवासी के शासन के समय के सम्मिश्रण और आत्मसात करने की प्रतिनिधित्व करती हैं। यह आवश्यक रूप से इसकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रचुरता और विभिन्नता में योगदान देते हैं, जबकि आने वाले खंड अमेरिका भारत की सभ्यता के अतीत की एकता के कथन पर जोर देगा। भारतीय समाज और संस्कृति को अनेकता में एकता की तरह देखने के लिए उपयुक्तता पर सवाल उठाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में लाएंगे। तो धन्यवाद।